अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, BBA 6 बेटा आज है हमारा लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 15 तक के जो टॉपिक्स थे वो दे डू नॉट मच रिलेट टू दिस टॉपिक बिकॉज ये एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है लेक्चर नंबर 16 का। और दैट्स वाई इसका जो है वो प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हैं उनसे लिंक नहीं होगा। अगर कहीं कोई कॉन्सेप्ट निकल भी आए तो देन मैं उसको रिपीट करते चली जाऊँगी, ठीक है। सो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 16 में जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने स्टडी करना है वो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसका कॉन्सेप्ट तो सब स्टूडेंट्स को होता क्यों है? क्योंकि ये टर्म अपने नेम से ही इंडिकेट कर देती है कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सिंपली मतलब ये है, एक जनरल कॉन्सेप्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो वो ये होगा कि अगर कोई भी बंदा जिसके पास पैसे हैं और वो पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करता, अपने मुल्क में किसी बिज़नेस पे खर्च नहीं करता, बल्कि वो अपने कंट्री के आउट ऑफ द बाउंड्री जाके किसी दूसरी कंट्री के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे बिज़नेस करता है। बिज़नेस चाहे किसी भी तरह का हो, वो जॉइंट वेंचर हो, वो पार्टनरशिप हो, वो जस्ट इनडायरेक्ट मार्केट अप्रोच हो या किसी भी तरह का हो, लेकिन एनी हाउ उसने जो इन्वेस्टमेंट की है जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा उसके अपने कंट्री में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि ये आउट ऑफ द बाउंड्री जाके किसी दूसरे कंट्री में यूज़ हो रहा है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक पर्सन जो किसी एक कंट्री का इनहेबिटेंट है, वहाँ का रेजिडेंट है, लेकिन उसके पास मनी है और वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो किसी दूसरे कंट्री में जाके जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहे या इन्हेंस करना चाहे, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, वो वहाँ पे जाके अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन एनी हाउ फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अभी लेक्चर नंबर 16 में या कमिंग लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो होंगी ट्रेंड्स इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रीजंस फॉर द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, strategies for the direct foreign investment, acquisition, international merger and takeovers and transaction cost analysis। बेटा आज के लेक्चर नंबर 16 में इंशाल्लाह हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले जो दो टॉपिक हैं हम इनको कवर करेंगे, फिर लेक्चर नंबर 17 में इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये चार के चार टॉपिक्स ही कवर हो जाएँ, लेकिन ये नेक्स्ट आपके लेक्चर पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब है क्या, अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है राइट। आई डोंट नो क्या स्टूडेंट्स ने पढ़ा है या नहीं, लेकिन ट्रेंड्स इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको लिटिल बिट दे दिया, लेकिन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट जो है बेटा इसको FDI भी बोलते हैं। F स्टैंड्स फॉर द फॉरेन, D स्टैंड्स फॉर द डायरेक्ट एंड I स्टैंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को FDIs भी बोला जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट का मतलब ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ डायरेक्ट का मतलब ये होगा कि एक इन्वेस्टर जो किसी एक कंट्री से उठा, पैसे लिए और किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर दिए विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जब हमारे इंट्रोडक्टरी फर्स्ट 2 लेक्चर्स चल रहे थे, तो मैंने वहाँ पे आपको प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन करवाया था, ठीक है। तो उस प्रोसेस में बेटा उस प्रोसेस में मैंने ये बात मेंशन की थी कि
समटाइम्स ऐसा होता है बिज़नेस को ग्लोबल करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, या अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए जो है उसके लिए डायरेक्ट एक्सेस जो है वो बिजनेसमैन के पास नहीं होती है। ठीक है, तो उस डायरेक्ट एक्सेस को अचीव करने के लिए, उसको गेन करने के लिए फिर बिजनेसमैन के पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं कि वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करें या इनडायरेक्ट जो है वो उसकी मार्केट में जाएं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा कि आपने किसी दूसरे कंट्री में रहने वाले किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने लिए हायर किया है कि वो आपके बिहाफ पे सर्विसेज दे। ठीक है, जैसे लेट सपोज़ मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट की इस तरह से दूंगी कि लेट सपोज़ कि यहाँ पे महनूर का और पाकीज़ा का, ये दो एंटरप्रेन्योर हैं, इनका पाकिस्तान में अच्छा बिजनेस है, अच्छी मार्केट ग्रोथ है, मार्केट शेयर अच्छा है। अब ये दोनों स्टूडेंट्स क्या है कि ये डिसाइड क्या करती हैं कि स्टूडेंट्स नहीं, ये एंटरप्रेन्योर, फिर मैं इनको कहूँगी, इनको फिर मैं बिज़नेस गर्ल्स कहूँगी। अब ये बिज़नेस एंटरप्रेन्योर क्या करती हैं, ये दोनों डिसाइड करती हैं कि वी शुड एक्सटेंड आवर बिज़नेस। ठीक है, और वो बिज़नेस पाकिस्तान में एक्सटेंड नहीं करना चाहती, वो उस बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहती हैं किसी दूसरे कंट्री में। लेकिन अब ना पाकीज़ा के पास कोई डायरेक्ट पैसा तो है, इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास पैसा तो है, लेकिन कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट जाके तो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती ना, बहुत सारी लीगल हर्डल्स होती हैं। हर्डल्स तो नहीं कह सकते, बट यस लीगल डिमांड्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो टाइम टेकिंग भी होता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है, लेट सपोज़ ये भी एक कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है कि अगर शॉर्ट टाइम पीरियड में एक इन्वेस्टर जल्दी मार्केट में डिफ्यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करता है, वो फिर यानी कि अब क्या करेंगी, अगर ये चाहती हैं महनूर और पाकीज़ा चाहती हैं कि ये जल्दी लेट सपोज़ कि ये कंट्री चूज़ करती हैं यूके। ठीक है, कि ये जल्दी जो है वो यूके की मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बस लॉन्च कर दें, बस वहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दें, और फिर इंट्रोड्यूस कराने के बाद उनकी सेल, परचेज़ और देन ये सब तरीक़ाकार जो ये देखेंगे। तो ये क्या करेंगी, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करेंगी, हायर करेंगी। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या होगा, ये बेसिकली होगा तो यूके का ही, यानी कि आप इसको मार्केटिंग या सेल्समैन भी कह सकते हैं, वहाँ यूके के लिहाज से मार्केटिंग पर्सन भी कह सकते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, ये यहाँ से पाकीज़ा और महनूर अपनी प्रोडक्ट्स भेजेंगी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट की नेचर, कस्टमर टारगेट और ये सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए वो क्या करेगा, जो सूटेबल मार्केट है वहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा, बॉयज़ का तो मुझे आइडिया नहीं है कि उनको एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का या नहीं, बट डेफिनेटली होगा, आई थिंक सो। लेकिन गर्ल्स में अक्सर ये होता है कि जब भी कभी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें परचेज़ करनी होती हैं, तो मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा हुआ है, दैट्स वाई आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस टू मेक यू पीपल आउट कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं एक दो दफ़ा कोई भी कॉस्मेटिक की चीज़ परचेज़ करनी है तो मैं जिस शॉप पे जाती हूँ वहाँ पे अक्सर मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोई सेल पर्सन या मार्केटिंग पर्सन आया होता है किसी भी दूसरे ब्रांड का, और वो आके उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा होता है शॉपकीपर को कि आप ये हमारी प्रोडक्ट रखें, ये कस्टमर्स हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं। इस तरह से जो है ना, इनके मकसद क्या होता है वो प्रोडक्ट के बारे में बताने का, कि वो प्रोडक्ट हमारी जो है वो बेसिकली मार्केट में लॉन्च हो जाए, उसको प्लेस मिल जाए मार्केट के अंदर। जब प्लेस मिल जाएगी तो देन डेफिनेटली एक दो कस्टमर्स के ख़रीदने से फिर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट महनूर एंड पाकीज़ा डिड कि इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया और उससे कहा कि जस्ट लॉन्च आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट को उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, एनी हाउ बाई गुड लक
उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में लोग फेमिलियर हुए उस प्रोडक्ट के साथ, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मल डिमांड पे चीज़ आने लगी। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल कम टू फेमिलियर विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ना, तो वो फिर उसकी जो है वो क्या हो जाती है, उसकी डिमांड भी क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। जब पाकीज़ा और महनूर को लगा कि यार अब हमने इनफ कस्टमर बेस बना लिया है यूके में, तो अब हमें डायरेक्टली जाके वहाँ पे क्या करना चाहिए, या तो अपना प्रोडक्शन करनी चाहिए, या अपना प्लांट लॉन्च करना चाहिए, या अपना हेड ऑफिस ओपन करना चाहिए, ये जो भी जिस भी तरह से ये इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो बेटा अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जब तक इनके मामले में रहा, इनके बिज़नेस के डीलिंग्स में रहा, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब ये डायरेक्टली यहाँ से उठेंगी और जाके वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, अपनी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लॉन्च करेंगी, हेड ऑफिस लॉन्च करेंगी, ये जो भी थोड़ी बहुत प्रोडक्शन जो है वो ये करेंगी। वहाँ जाके जब ये बैठ के वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये इन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में किसी भी थर्ड पार्टी का या किसी भी सेकंड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हुआ क्या, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक जनरल, ये कोई पेट या ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ जनरल कॉन्सेप्शन, ये मैंने वर्ड्स आपको मेंशन किए हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पर्सन, किसी भी एक पर्सन की तरफ से इन्वेस्टमेंट, हु इज़ इनहेबिटेंट इनटू एन अदर कंट्री। वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पहले डिलीवर कर चुकी हूँ कि एक बंदा जो यहाँ अपने कंट्री से उठ के उसने पैसा उठाया, पैसा उठाने के बाद वो डायरेक्टली गया और जाके इन्वेस्ट कर दिया उसने, तो ये आ जाएगी आपके डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं क्या उसमें डायरेक्ट ट्रेंड्स ऑफ द डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा बेसिक और मेन टॉपिक पे हम आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा ट्रेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको आप बच्चों को इस कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बिज़नेस के टर्म्स ऐसे हैं, बिज़नेस के टॉपिक्स ऐसे हैं, लाइक कमर्स लाइन, आपकी जो बिज़नेस लाइन है उसमें जब आप क्वेश्चन पेपर आपने प्रीवियस भी देखे होंगे या कमिंग आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में भी ऐसा होता है कि ट्रेंड की नेम से एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ होता है। अब बज़ाहिर तो आपने वो ट्रेंड्स विद द नेम ऑफ ट्रेंड्स आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ होता, तो वहाँ भी स्टूडेंट्स क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, यार ये ट्रेंड्स क्या हैं। ठीक है, सो ये कोई कन्फ्यूजन वाला आप कह सकते हैं कि कोई कन्फ्यूजिंग टर्म ये नहीं आप इसको ले सकते। बेटा ट्रेंड का मतलब होता है रुझान होना। ठीक है, जैसे लेट सपोज अब मैं आपकी क्लास में से एग्जांपल देती हूँ, सगीर हैं, सगीर का ज़्यादा जो ट्रेंड है वो लेट सपोज कि वो इस्लामिक टीचिंग की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि वो जब भी कभी बेटा एक जो ये जो अब मैं इंटरेस्ट की बात करने जा रही हूँ ना, जैसे मैंने सगीर की एग्जांपल दी, जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है। अब सगीर जो हैं वो इस्लामिक टीचिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़ैद जो हैं वो फ़ोटोग्राफ़ी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो और पकीज़ा जो हैं वो टिकटॉक्स में ये कैमरा मेकिंग वीडियोस वगैरह में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब बाकी और स्टूडेंट्स का मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझे प्रायोरिटीज़ का पता है, इनकी इंटरेस्ट्स का पता है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट लाइक महनूर हैं, महनूर आई थिंक कुकिंग उनका ज़्यादा, मतलब वो उन्होंने एक दफ़ा डिस्कस किया था क्लास में कि मैम आई लाइक टू डू कुकिंग, तो आई थिंक कि उनका कुकिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से हर बंदे के जो है वो इंटरेस्ट जो हैं वो उसके माइंड, उसकी थिंकिंग के लिहाज से होते हैं। ठीक है, और बेटा इंटरेस्ट वो चीज़ होती है, इंटरेस्ट वो फैक्टर होता है किसी भी एक पर्सनैलिटी के अंदर जो किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मुझे पढ़ाने का शौक़ है ना, तो मैं जिस भी हाल में, मुझे गर्मी में, सर्दी में, प्रेपरेशन, विदाउट प्रेपरेशन, जिस भी तरह से अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिलेगा तो इंटरेस्ट वो है कि मैं उस चीज़ को मुकम्मल करके उठूँ। ठीक है, जैसे लेट सपोज़ अब आपका ये टॉपिक है, ये आपका लेक्चर है, ये आई थिंक मैंने कोई 10 दिन पहले ये नोट किया हुआ था, बस नोट किया, मैंने लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, उसके बाद में देखा भी नहीं, लेकिन अब मैं ये आपको डिलीवर कर रही हूँ। तो इट मीन्स कि आई हैव द कैपेबिलिटी टू डिलीवर इट इन अ गुड वे। मुझे इसको डिलीवर करने के लिए मैं किसी चीज़ की, किसी मटेरियल की मोहताज नहीं हूँ। फ़ोटोग्राफ़र हैं, ज़ैद फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो हर लिहाज में, हर सिचुएशन में उनका माइंड फ़ोटोग्राफ़ी के लिए चलता है। कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, उनको लगता है कि यार आई कैन हैंडल इट।
और वो उसको हैंडल भी करते हैं। ये है उसका इंटरेस्ट। सगीर है, सगीर को नॉलेज है इस्लामिक टीचिंग्स का। कोई भी किसी भी तरह से अगर उनको कुछ डिलीवर करना पड़ता है तो उनको पता होता है। बहुत दफ़ा ऐसा क्लास में भी हुआ है कि मैंने कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन रेज़ किया या कोई ऐसे डिस्कशन पॉइंट रेज़ किया, तो सगीर जो फ़ौरन से मोबाइल में सर्च करके कि मैम ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। तो चूँकि ये उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने इसमें वर्क किया हुआ है, हार्ड वर्क किया हुआ है, तो किसी भी हाल में अगर आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करना पड़ता है तो आप उसको कर सकते हैं। ये होता है इंटरेस्ट, ये होता है रुझान, ये होता है ट्रेंड का होना, ठीक है, जिसमें चाहे आपको कम प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है लेकिन वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगती है। तो इसी तरह से इन ट्रेंड्स में DFI के ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका ज़्यादा ट्रेंड है, वो एक्चुअली किन रीजंस की बेसिस पे जो है, किन फैक्ट्स की बेसिस पे जो है वो इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ट्रेंडेड हैं, ठीक है। वो ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि यार अभी मौका मिला है तो जस्ट इन्वेस्ट कर दो, मौका मिला है इन्वेस्ट कर दो, मौका मिला है इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। सो बेटा यहाँ पे हमने वो बेसिक फाउंडेशन रीजंस आप इसको कह सकते हैं कि बेसिक वो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ट्रेंड होता है DFI की तरफ, ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले है रियलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। हर इंसान जो है जब सक्सेस का नाम आता है ना, तो हर इंसान जो है ना वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं अंधा हो जाता है। अंधा होने का मतलब ये है कि वो शॉर्टकट को अडॉप्ट करके जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह से बिजनेसमैन को ये लगता है, एंटरप्रेन्योर्स को ये लगता है कि अगर हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं और अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रॉफिट आता नज़र आ रहा होता है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आता या इंडियन रुपीज़ में आता नज़र नहीं आ रहा होता, वो उनको डॉलर्स में आता दिखाई दे रहा होता है। और चूँकि डॉलर की अगर आप करेंसी को कंपेरेबल करती हैं पाकिस्तान के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा 160 पे आई थिंक चली गई है। तो वो 160 पे जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है कि अगर $1 का भी उनको एक प्रोडक्ट के, एक आइटम के पीछे $1 भी अगर प्रॉफिट होता है तो वो उनके लिए पाकिस्तानी लिहाज से एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये रियलिटी ऑफ सक्सेस है, इस वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। बेटा अगला पॉइंट है इंस्टेड ऑफ मैनी कंसंट्रेंट्स ग्रू लार्जर। अच्छा, ये मुझे ऐसे लग रहा था मैंने टी लिखा है, ये बेटा ये ग्रू वर्ड है, ग्रोन, ठीक है, ये वो वाला वर्ड है। अच्छा बेटा, अब ये पूरे शायद आपको सेंटेंस के इंस्टेड के बजाय ऑफ मैनी कंसंट्रेंट्स ग्रू लार्जर। बेटा अब जो कंसंट्रेट है ये एक खुद से एक बिजनेस टर्म है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट शायद आप स्टूडेंट्स को नहीं होगा, तो मैं आपको देती हूँ कि कंसंट्रेट को किसी भी बिज़नेस में हर वो फैक्टर जो उस बिज़नेस को उसके ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करने से रोकता है उसको हम कंसंट्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज़ कि मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं एक टीचर हूँ और टीच करना मेरा बिज़नेस है, ठीक है। अब लेट सपोज़ कि मैंने क्लासरूम्स की बात कर देते हैं। लेट सपोज़ कि मैंने आज के लेक्चर के लिए, ये मैं डेली बेसिस पे अपने टारगेट की बात कर रही हूँ, लेकिन एनी हाउ बिजनेसेस में तो मंथली टारगेट्स भी होते हैं, वीकली टारगेट्स भी होते हैं, डेली टारगेट्स भी होते हैं। लेकिन एनी हाउ मेरा 1 डे का टारगेट ये है कि मैंने आज के लेक्चर में आपको 2 टॉपिक्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं, ठीक है। लेकिन एनी हाउ जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो फिर ग्रुप डिस्कशंस भी चलती हैं, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट भी चलते हैं, फिर कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकलता है तो वो टाइम टेकिंग भी ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज़ कि मैं भी प्रिपेयर थी, दोनों लेक्चर्स को प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास डाटा भी था, मटेरियल भी था, स्टूडेंट्स भी रेडी थे, हर चीज़ थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पहले टॉपिक से ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट निकले, वो डिस्कशन चलते चलते इतनी लंबी हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने इस टारगेट को पूरा कर सकूं। यानी कि मेरा ये टारगेट अचीव ना हो सका, किसकी वजह से? टाइम की वजह से। तो यहाँ पे टाइम एक ऐसा फैक्टर है जो मेरे लिए कंसंट्रेट है, जिसने मेरे लिए हर्डल क्रिएट किया मेरे गोल को अचीव ना करने में।
ठीक है। इसी तरह से बिजनेसेस में क्या होता है कि कुछ बिजनेसेस की पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि बज़ाहिर उनको नज़र नहीं आ रहा होता है कि हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो हमें सक्सेसफुल होने नहीं दे रही। वो उनका ध्यान ही नहीं जाता कि हमारी पॉलिसी हमारे लिए एज अ कंसंट्रेट एक्ट कर रही है। बहुत सारे बिजनेसेस में मशीनरी जो है वो एज अ कंसंट्रेट एक्ट करती है, मशीनरी इतनी एफिशिएंट नहीं होती। बहुत सारे बिजनेसेस में लेबर एज अ कंसंट्रेट एक्ट करती है कि लेबर इतनी एक्टिव नहीं होती कि वो गिवन टाइम पीरियड में जो एक सेट गोल होता है उसको अचीव कर सकें। तो बेटे कंसंट्रेट जो होते हैं इनको रुकावट बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में रुकावट बोलते हैं, लेकिन बिजनेस की टर्म में ये हर वो फैक्टर है। इंटरनल कंसंट्रेट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल कंसंट्रेट्स भी होते हैं, लेकिन हो चुकी कि हमारा टॉपिक नहीं है, दैट्स वाई आई वुड नॉट गो इन डिटेल ऑफ द कंसंट्रेट। लेकिन आपके लिए इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी होना ही बहुत ज़रूरी है कि कंसंट्रेट वो फैक्टर है जो बिज़नेस को अपने गोल्स को अचीव करने से रोकता है। ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रुकावटों के होते हुए भी जो DFI है उसको लार्जरली ग्रू होते हुए लार्जर स्केल्स पे देखा गया है, यानी कि वो जल्दी सक्सेसफुल होते हुए उसको देखा गया है। देन बेटा अगली रीज़न क्या होती है कि पॉजिटिव इकोनॉमिकल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस। जाहिर सी बात है, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब आप बाहर किसी कंट्री में, बिल्कुल ये वैसे ही है कि जैसे मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, दो लोगों में जब फ्रेंडशिप होती है तो वो हर तरह से उनकी, अब जैसे नो डाउट अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, जैसे पाकीज़ा और माशाल्लाह महनूर की फ्रेंडशिप है, उधर से खतीजा हैं और मेरे ज़हन में हाय खतीजा हैं और वो क्या उनका मुक़द्दस हैं, माशाल्लाह उनकी फ्रेंडशिप भी अच्छी है। और मंसूर और सगीर की भी माशाल्लाह, और उमर जो है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं फ्रेंडशिप में। अल्लाह ताला आप सारे दोस्तों की फ्रेंडशिप अच्छी रखे। आप ज़्यादा कहना में हमने मेरा नेम मेंशन नहीं किया लेकिन एनी हाउ बेटा मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि लेट सपोज़ कि जैसे माशाल्लाह महनूर की और पाकीज़ा की फ्रेंडशिप है। अब ये फ्रेंडशिप सिर्फ इन दो लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि इनकी फैमिलीज़ को भी पता है, सिस्टर्स भी एक दूसरे में आपस में जानती हैं, पेरेंट्स भी एक दूसरे को आपस में जानते हैं, ब्रदर्स भी जो हैं वो एक दूसरे को आपस में जानते हैं। तो इतना, यानी कि एक सिर्फ फ्रेंडशिप का फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपस में क्या कर रहा है, लिंक अप कर रहा है। इसी तरह से सिर्फ एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कमर्शियल बेनिफिट्स भी देती है। कमर्शियल बेनिफिट्स का ये कि आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है। जब बाहर से डॉलर्स में पैसा पाकिस्तान में आएगा तो डेफ़िनेटली आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, जो GDP है, ग्रोथ रेट है, जो प्रोडक्शन है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी डेफ़िनेटली इंक्रीज़ करेंगी। और ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आपकी इकोनॉमी को हेल्दी करते हैं। और दूसरा पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स भी फिर बेटर होते हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप बेटर होते हैं तो देन डेफ़िनेटली पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। आगे बेटा अगला जो रीज़न है वो है वर्ल्ड एज़ वन मार्केट। ये एक बहुत मेन कॉन्सेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है DFI की, कि फिर जब अब देखें, जैसे आज के दौर को अगर हम देखें तो ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं इन्होंने पूरी मार्केट को पूरी वर्ल्ड को वन मार्केट बना दिया है। अब जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं अगर आपको अली बाबा की दूँ, तो अली बाबा दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के वो इंसान को ऐसे ही लगता है कि यार मैं मार्केट से ही परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यू नेवर नो कि आपका जो परचेज़र, आपका जो सेलर है जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे बैठा है, वो कैसा है। आपको फ़िज़िकली जाना नहीं पड़ता, आपको फ़िज़िकली मार्केट नहीं देखनी पड़ती। तो अली बाबा ने क्या किया, अली बाबा एक्चुअली मेड द वर्ल्ड एज़ वन मार्केट। जैसे आप पाकिस्तान में दराज को देख लें तो घर बैठे आपको कहीं भी किसी भी एरिया से कोई भी चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है ये डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने क्या किया कि इसने दुनिया को एक मार्केट बना दिया, यानी कि कंज्यूमर्स को इतना करीब ले आए कि उन्हें फ़िज़िकली किसी भी अपनी डिमांड प्रोडक्ट को अचीव करना उन्हें मुश्किल ही नहीं लगता, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा, जब टेक्नोलॉजी इन्हेंस करे किसी भी कंट्री की तो वो डेवलपिंग वे में उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बेटा ये कुछ टॉप ऑफ द लिस्ट 4 ट्रेंड्स थे जो मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किए। अब रीज़न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सारी हैं, ठीक है। रीज़न्स लाइक मैंने यहाँ पे 4-5 रीज़न्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, लेकिन ये वो रीज़न्स हैं जो जनरल आप कह लें कि हर एक के माइंड में आती हैं। और ये है कि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लो
बेटा COP स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा और डॉलर्स में आना शुरू हो जाएंगे तो देन डेफिनेटली आपको जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम लगेगी, आपका बिज़नेस इन्हांस करेगा, आपकी कस्टमर डिमांड बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट डिमांड जब बढ़ गई, आपको प्रॉफिट ज़्यादा आना शुरू हो गए तो आपकी कॉस्ट जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। और अगर प्रॉफिट जो है वो डॉलर्स में आना शुरू हो जाए रैदर देन योर होम कंट्री। अच्छा, एनी हाउ लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फिर जब डेफिनेटली जब आपने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर ली तो फिर आपको चीज़ों को यहाँ से लेके वहाँ जाना या वहाँ से यहाँ लेकर आना, वो आपके लिए आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं पड़ती। हाई प्रॉफिट्स होते हैं, लो टैक्स रेट होते हैं, वो मैंने पहले भी आपको लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको जोन्स जो है टैक्स फ्री जोन्स के नाम से हमारा टॉपिक था, वो मैंने आपको मेंशन किया था। ये सारे बेटा वो सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे रीजंस हैं। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे रफली मेंशन किए थे जो मेरे माइंड में आते चले जा रहे थे और मैं लिखती चली जा रही थी। सो एनी हाउ इसमें बेटा मैंने जो मैंने मेंशन किए हैं वो मैंने ये किए हैं, वो उन 4 के अलावा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ग्रो करता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हैं वो आपकी कंट्री में आती हैं और वो आपकी कंट्री को फाइनेंशियली भी हेल्दी बनाते हैं और आपकी बिज़नेस को जो है वो भी हेल्दी बनाते हैं। डिक्रीज़ इन द डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी वैल्यूज़, और करेंसी की वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्रीज़ करती हैं, क्योंकि जब आपकी करेंसी में लेन देन स्टार्ट होना शुरू हो जाए और आपकी कस्टमर बेस ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो फिर जो आपकी डीवैल्यूएशन है वो आपको ज़्यादा नहीं लगती, ठीक है। पाकिस्तान के लिहाज से तो लगेगी लेकिन बाहर के लिहाज से जो है वो ज़्यादा नहीं लगती। एनी हाउ फिर इसमें जो गुड पॉलिटिकल रीजंस इसमें आ जाती हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंक्रीज्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाती हैं, बेटर कल्चर आ जाता है और स्किल्ड पीपल आ जाते हैं। फिर आपको वहाँ जाके काम करने के लिए भी जो है वो स्किल्ड पीपल, जैसे अब अगर लेट सपोज़ कि मैं आपसे अगर बात करती हूँ कि अगर एप्पल, लेट सपोज़ एप्पल जो है वो अपना एक छोटा सा ऑफिस या छोटी सी प्रोडक्शन या फैक्ट्री यहाँ पे लॉन्च करता है, तो देन डेफिनेटली एप्पल के जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो यूरोपियन कंट्री से आएंगे और यूरोपियन कंट्रीज़ की जो स्किल हैं जब वो आपके अपनी कंट्री में आएंगी आपको उनसे सीखने का भी मौका मिलेगा और उनकी तरह काम करने का भी मौका मिलेगा। सो एनी हाउ ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव रीजंस होती हैं जो किसी भी इन्वेस्टर को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, उसको एज अ रीज़न एक्ट करती हैं कि वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है बेटा। आज का ये हमारा टॉपिक था, इंशाल्लाह नेक्स्ट 17 में हम बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।